नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से प्रत्येक दिन ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पे पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस ग्रुप डिस्कशन को सुनते हैं तो प्रभावी रूप से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि ग्रुप डिस्कशन के लास्ट में आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो कल का क्वेश्चन था राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो कहाँ अवस्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। और सबसे तेज जवाब देने वाले साथियों का जो नाम लिया जाता है ग्रुप के नियम के अनुसार, तो सबसे तेज जवाब जो आया है वो नाम नहीं लिखे हैं, SRZ जी जो है उनका जवाब आया है और कविता कुमारी जी का जवाब आया है। तो इन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे ग्रुप के डिस्कशन से लास्ट तक बने रहते हैं और जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर देने का प्रयास रहता है उन लोगों का। और कल जो है किन्हीं कारणों से, टेक्निकल कारणों से जो है हमारा लाइव फॉर्म में वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, डायरेक्ट अपलोड हो गया था। तो इसके लिए खेद है। आज से जो पूर्ववत रूप से जिस ढंग से वीडियो डलती थी उसी तरीके से वीडियो डलेगी। और आज का जो ग्रुप डिस्कशन है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। तो बताइएगा, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कॉस्मो स्काईमेड का प्रक्षेपण किया है? यह इटली का हो जाएगा। और बताइएगा, स्पेस एक्स के जो है वर्तमान में CEO कौन है? एलन मस्क हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे स्पेस एक्स के CEO? यह एलन मस्क हो जाएंगे। यह अंतरिक्ष परिवहन के लिए जो है संगठन हो जाएगा और यह अपना प्राइवेट जो होता है वो उपग्रह लॉन्च करता है स्पेस एक्स। बताइएगा, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो खिताब है वह किस टीम के द्वारा जीता गया है? यह भारत के द्वारा जीता गया है। क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? भारत के द्वारा जीता गया। और इसमें उपविजेता कौन सी टीम थी? यह न्यूजीलैंड हो जाएगी। इसमें उपविजेता कौन सी टीम थी? न्यूजीलैंड हो जाएगी। और बताइएगा, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन जो था वो कहाँ किया गया था? फाइनल का यह पाकिस्तान और UAE में आयोजित किया गया था। भारत के जितने भी मैच थे वो UAE में खेले गए थे और फाइनल मैच भी जो है UAE में भारत और न्यूजीलैंड के मध्य हुआ था। बताइएगा, 97वें जो ऑस्कर अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किस सिनेमा को दिया गया है? ओनेरा को दिया। किसको दिया गया? ओनेरा को दिया गया है। बताइएगा, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? या ज्ञानेश कुमार को किया गया। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, अभी वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वी रामा सुब्रमण्यम हो जाएंगे। बताइएगा, अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन हो जाएंगे। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। बताइएगा, DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। अभी वर्तमान में DRDO के 58 हो जाएगा। हाँ, अभी बताइएगा, अभी वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? समीर वी कामत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? समीर वी कामत हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहे विंटर स्टॉर्म एजारा का जो है संबंध यह किस देश से संबंधित हो जाएगा? यह USA से हो जाएगा। हाल ही में विंटर स्टॉर्म एजारा का संबंध किस देश से हो जाएगा? USA से हो जाएगा। बताइएगा, ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? इंडोनेशिया हो जाएगा। और बताइएगा, ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था 2025 में वो कहाँ आयोजित किया गया था? या ब्राजील में ब्रिक्स का आयोजन किया गया था 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन का। और ब्रिक्स गठबंधन का 10वां सदस्य देश कौन सा बना है? इंडोनेशिया देश बना है 10वां सदस्य। बताइएगा, इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च हुआ है? इसरो का NVS-02 हो जाएगा। और यह किससे किया गया है? किस रॉकेट से? GSLV F-15 से किया गया। किससे किया गया? GSLV F-15 से किया गया है। बताइएगा, हाल ही में डेफलिपिंस 2025 में भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? यह 6ठा स्थान प्राप्त किया। और बताइएगा, डेफलिपिंस 2025 में जो इन खेलों का आयोजन जो हुआ है यह कहाँ किया गया? इसका आयोजन यह टोक्यो जापान में किया गया है। कहाँ किया गया है? टोक्यो जापान में इसका आयोजन किया गया है।
बताइएगा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों में कौन कौन से देश शामिल हुए हैं? यह बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया एवं लाइबेरिया हो जाएगा। और बताइएगा लातविया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? रीगा हो जाएगी। और बताइएगा कांगो की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ब्राज़ाविले हो जाएगी। कांगो की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ब्राज़ाविले हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कोलंबिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? बोगोटा हो जाएगी। कोलंबिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? बोगोटा हो जाएगी। और बताइएगा कोलंबिया देश जो है वह किस महाद्वीप में स्थित है? यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित हो जाएगा। कोलंबिया देश किस महादेश में अवस्थित हो जाएगा? यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में आर्म्ड डुप्लांटिस को एथलेटिक ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आर्म्ड डुप्लांटिस का संबंध किस खेल से हो जाएगा? यह पॉल वाल्ट से हो जाएगा। आर्म्ड डुप्लांटिस का संबंध किससे हो जाएगा? पॉल वाल्ट से हो जाएगा। और बताइएगा एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो किसको दिया गया था? यस, सिमोन बाइल्स को दिया गया था। किनको दिया गया था? सिमोन बाइल्स को दिया गया था। एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। और कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया था? कमबैक ऑफ द ईयर यह लामिल यामयाल को दिया गया था, जो फुटबॉल के क्रिकेटर है, बार्सिलोना क्लब से खेलते हैं। बताइएगा हाल ही में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कॉन्फ्रेंस 2025 का समापन जो है वो कहाँ हुआ है? हाल ही में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कॉन्फ्रेंस का 2025 का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ पे समापन हुआ? इसका हुआ है यह बाकू अजरबैजान में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बाकू अजरबैजान में। बताइएगा हाल ही में भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बन गया है? यह इंदिरा गांधी नई दिल्ली हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा एयरपोर्ट बन गया है? इंदिरा गांधी नई दिल्ली। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली। बताइएगा हाल ही में भारत के पहले सरकारी AI क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? यह ग्रेटर नोएडा में किया गया। कहाँ किया गया है? ग्रेटर नोएडा में भारत के पहले सरकारी AI क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। और बताइएगा ट्रांसजेंडरों के लिए क्लिनिक जो है वह किस राज्य में स्थापित किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना में हो जाएगा। और ट्रांसजेंडर सम्मेलन हुआ कहाँ था 2025 में? अरे राजस्थान में हो जाएगा। ट्रांसजेंडर सम्मेलन राजस्थान के अजमेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान के अजमेर में। बताइएगा हाल ही में PNB बैंक ने किसे अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यह हरमनप्रीत कौर को किया है। किनको किया है? हरमनप्रीत कौर को किया है। और ये जो है अभी हाल फिलहाल में है ना, महिलाओं का क्रिकेट विश्व कप जो हुआ था उसकी विजेता कप्तान हो जाएंगी। भारत के द्वारा किस टीम को हराया गया था? यह साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराया था। बताइएगा हाल ही में नवरत्न स्टेट्स किसे मिला है? यह नुमालीगढ़ रिफाइनरी को मिला है। किसको मिला है नवरत्न स्टेट्स? यह नुमालीगढ़ रिफाइनरी को मिला है। बताइएगा हाल ही में देवव्रत महेश रेखे ने 200 साल बाद किस वेद के दंडक्रम पारण्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है? यजुर्वेद हो जाएगा। कौन सा वेद हो जाएगा? यजुर्वेद से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रही कश्मीर इन द लाइफ ऑफ फायर के लेखक कौन हो जाएंगे? यह रंजन महाजन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हाल ही में चर्चा में रही कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक कौन हो जाएंगे? रंजन महाजन हो जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? KGS ढिल्लन के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? KGS ढिल्लन। और बताइएगा 1857 और सिंधिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह राकेश पाठक के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? राकेश पाठक के द्वारा। द राइज ऑफ हिटमैन यह किसकी पुस्तक हो जाएगी? R कौशिक की हो जाएगी। द राइज ऑफ हिटमैन किसकी पुस्तक हो जाएगी? R कौशिक की हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन को कहां में लॉन्च किया है? यह IIT मद्रास में किया। और S जयशंकर जो है वर्तमान में कौन से मंत्री हो जाएंगे? विदेश मंत्री हो जाएंगे। बताइएगा संस्कृति मंत्री वर्तमान में कौन है? संस्कृति मंत्री यह गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएंगे। संस्कृति मंत्री कौन हो जाएंगे? गजेंद्र शेखावत हो जाएंगे संस्कृति मंत्री। बताइएगा हाल ही में सिर्फ 3 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड चेस प्लेयर का खिताब किस व्यक्ति के द्वारा जीता गया है? यह सर्वेश कुशवाहा के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? सर्वेश कुशवाहा के द्वारा जीता गया, जिनकी उम्र कितनी है? सिर्फ 3 वर्ष हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में इंटरपोल का यह लुकास फिलिप को किया किया। किनको किया गया इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट नियुक्त? यह लुकास फिलिप को किया गया। और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लियोनस फ्रांस हो जाएगा। लियोनस फ्रांस में इसका मुख्यालय हो जाएगा इंटरपोल का। बताइएगा हाल ही में स्मॉल फाइनेंस बैंक
में बदलने के लिए आरबीआई से किस बैंक ने मंजूरी ली है? यह फिनो पेमेंट बैंक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फिनो पेमेंट बैंक हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण करने का रिकॉर्ड बनाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, जिनका नाम ग्रीन वर्ल्ड बुक में लिखा गया है? यह नीतीश कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नीतीश कुमार। बताइएगा हाल ही में दीव के घोघला बीच पर खेले इंडिया बीच गेम्स का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? दूसरा संस्करण हो जाएगा। और प्रथम संस्करण में कौन सा राज्य टॉप पे था? मणिपुर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। और इसमें कितने खेलों को शामिल किया गया है? 8 खेलों को शामिल किया गया। कितने खेलों को शामिल किया गया? 8 खेलों को शामिल किया गया है बीच गेम्स में। बताइएगा हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बनने के लिए किस देश के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है? या रूस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? रूस के द्वारा 19वां सदस्य बनने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। बताइएगा भारत में स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? यह चेन्नई में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। और बताइएगा हाल ही में एसआईआर के तहत 100% वोटर रोल को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य हो गया था? यह राजस्थान हो जाएगा। और बताइएगा हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? हाल ही रवीना टंडन हो जाएंगी। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? यह रवीना टंडन को चुना है। और बताइएगा हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 जो है वह किस तिथि को मनाया गया है? यह 5 जनवरी को मनाया गया। और बताइएगा सावित्रीबाई फुले की जयंती किस तिथि को मनाई गई? 3 जनवरी हो जाएगा। किस तिथि को मनाई गई? 3 जनवरी को मनाई है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में ग्रास रूट्स फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा जो है वह किसने लॉन्च किया है? यह महाराष्ट्र के द्वारा किया गया। हाल ही में ग्रास रूट फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया। बताइएगा हाल ही में भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल कहां बनाया है? या गलवान घाटी में। हाल ही में भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल कहां बनाया है? गलवान घाटी में हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में टाइम के वर्ष 2025 के सीईओ ऑफ द ईयर का सम्मान किस व्यक्ति को दिया गया है? यह नील मोहन को दिया गया। हाँ यूट्यूब के सीईओ हो जाएंगे। हाल ही में टाइम के वर्ष 2025 के सीईओ ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? यह नील मोहन को मिला। और बताइएगा हाल ही में किस दक्षिण भारतीय राज्य में पहली बार चंदन तेंदुओं को देखा गया? चंदन तेंदुओं को देखा गया या कर्नाटक में देखा गया है? भारत में दूसरी बार और दक्षिण भारत में प्रथम बार देखा गया है। और बताइएगा भारत में प्रथम बार जो है वह कहाँ देखा गया था? राजस्थान के पाली जिले में देखा गया था। कहाँ देखा गया था? राजस्थान के पाली जिले में प्रथम बार देखा गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत को कहाँ लॉन्च किया गया है? यह वाराणसी में किया गया। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत को कहाँ लॉन्च किया गया है? यह बनारस में लॉन्च किया गया है। बताइएगा छोंजिंग आगा में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टि बाधित महिला बनी है। इनका संबंध जो है किस राज्य से हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारत ने वर्ष 2025 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में कौन सा पदक जीता था? यह कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। और कांस्य जो होता है वह किस किस का सम्मिश्रण होता है? किन किन तत्व धातु का सम्मिश्रण हो जाएगा? तांबा और टीन का हो जाएगा। किसका सम्मिश्रण हो जाएगा? कांस्य, तांबा और टीन का सम्मिश्रण हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहे कलाई द्वितीय हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संबंध किससे हो जाएगा? कलाई सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हो जाएगा कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। बताइएगा हाल ही में दिग्वंत शिवराज सिंह पाटिल का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से हो जाएगा? यह राजनीतिक क्षेत्र से हो जाएगा। किस क्षेत्र से हो जाएगा? राजनीतिक क्षेत्र से इनका संबंध हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में लियोनल मेसी की 70 फुट की लोहे की मूर्ति का अनावरण भारत के किस शहर में किया गया है? या कोलकाता में किया गया। हाल ही में लियोनल मेसी की 70 फुट की लोहे की मूर्ति का अनावरण भारत के किस शहर में किया गया है? कोलकाता में किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी दी है? या बीमा क्षेत्र में हो जाएगी। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दी है? या बीमा क्षेत्र में हो जाएगा। और बताइएगा हाल ही में करबिघिया थर्मल पावर स्टेशन को देश का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। इसका संबंध किस राज्य से हो जाएगा? यह अपना बिहार से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? अपना बिहार से हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां एकीकृत सुरक्षा हब लॉन्च किया है?
यह अंडमान निकोबार में किया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां एकीकृत सुरक्षा हब लॉन्च किया है? यह अंडमान निकोबार द्वीप में किया है। और बताइएगा यहाँ पर कोको द्वीप जो था, कोको द्वीप जिसपे पूर्व में म्यांमार का आधिपत्य था, यह किसको यह द्वीप सुपुर्द कर दिया? किस देश को? यह चीन को कर दिया है। किसको कर दिया कोको द्वीप सुपुर्द? यह चीन को कोको द्वीप म्यांमार के द्वारा सुपुर्द कर दिया गया है। बताइएगा हाल ही में IEESA कॉर्पोरेट पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा संगठन है? यह C. हो जाएगा। कौन हो जाएगा? C. हो जाएगा। IEESA कॉर्पोरेट पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन। बताइएगा हाल ही में भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क कहां प्रारंभ की गई है? यह मध्य प्रदेश में की गई है। हाल ही में भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क कहां प्रारंभ की गई है? MP में प्रारंभ की गई है। और यह कौन सा NH हो जाएगा? NH 45 हो जाएगा। कौन सा NH हो जाएगा? NH 45 हो जाएगा। और बताइएगा हाल ही में भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बनाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? यह पतंजलि विश्वविद्यालय के द्वारा हासिल की गई है। हाल ही में भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बनाने की उपलब्धि किस संस्था के द्वारा हासिल की गई है? यह पतंजलि विश्वविद्यालय जो कि हरिद्वार में अवस्थित हो जाएगा। तो साथियों आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त हो गया है। अब होमवर्क सीरीज की कड़ी में आप लोगों के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था हिस्ट्री का वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? यह 1932 में 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और इसमें बताइएगा कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने भाग लिया था कि नहीं लिया था? नहीं लिया था। कांग्रेस के द्वारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया गया था। बताइएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है वह कब किया गया था? यह 1934 में किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? 1934 में किया गया था। और इससे संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SM जोशी हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SM जोशी हो जाएंगे। बताइएगा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका नारा हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक का हो जाएगा। और बताइएगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किसका नारा हो जाएगा? मोहम्मद इकबाल का हो जाएगा। बताइएगा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1939 3 मई 1939 को। बताइएगा कांग्रेस के 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने सरकार का गठन किया था और शासन चलाया था। इसके 28 माह के कार्यकाल के पश्चात इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इनके इस्तीफा देने के पश्चात किस संगठन ने मुक्ति दिवस मनाया था? यह मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा क्या मनाया गया था? मुक्ति दिवस। कांग्रेस के त्याग पत्र देने पे मुस्लिम लीग के द्वारा क्या मनाया गया था? मुक्ति दिवस। और यह कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को। बताइएगा पाकिस्तान की मांग जो है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मांगी गई थी पहली बार। यह कब मांगी गई थी? 1940 में मांगी गई थी, 24 मार्च 1940 को। बताइएगा अगस्त प्रस्ताव के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएंगे भारत के वायसराय। बताइएगा क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो था वो कब आया था? 1942 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टीफर्ड क्रिप्स ही हो जाएगा। बताइएगा भारत छोड़ो प्रस्ताव जो था यह कब पारित हुआ था? भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942 को। और 9 अगस्त को क्या प्रारंभ हो गया था? ऑपरेशन जीरो आवर, जिसके तहत जो प्रमुख भारतीय नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा था। बताइएगा शिमला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1945 में। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें सर्वदलीय राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया था। बताइएगा नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में। 18 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में कब हुआ था? 1946 में। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ था। बताइएगा माउंटबेटन योजना
सूचना कब आई थी? 3 जून 1947 को। और बताइएगा ब्रिटिश संसद में भारत की स्वतंत्रता का जो अधिनियम था वह कब पारित किया गया था? 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। ब्रिटिश संसद में भारत की आजादी का, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम जो है वह कब पारित किया गया था? 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। सही जवाब हो गया जाएगा। बताइएगा स्वतंत्रता की प्राप्ति भारत को कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। बताइएगा भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। और प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर किनको नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया था, प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया गया था। बताइएगा भूदान आंदोलन कब हुआ था? 1951। 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन हुआ था। और बताइएगा इस आंदोलन को है विनोबा भावे के द्वारा चलाया जा रहा था। इसमें सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा भूमि दान की गई थी? रामचंद्र रेड्डी के द्वारा दान की गई थी। भूमि किसके द्वारा दान की गई थी? रामचंद्र रेड्डी साहब जो थे इनके द्वारा दान की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा करो या मरो का नारा किस महापुरुष के द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा किस महापुरुष के द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। बताइएगा जय हिंद का नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, नेताजी। और इनको नेताजी के उपनाम से किस व्यक्ति ने पुकारा था? एडोल्फ हिटलर के द्वारा पुकारा गया था। और एडोल्फ हिटलर की जीवनी का क्या नाम है? मेन कैफ हो जाएगा, यानी मेरा संघर्ष। और बताइएगा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक के तौर पे किस व्यक्ति के द्वारा पुकारा गया था? यह RNT रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा देश नायक के तौर पे पुकारा गया था। बताइएगा पूर्ण स्वराज यह किसका नारा हो जाएगा? पूर्ण स्वराज यह जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का नारा किन्होंने दिया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। बताइएगा वेदों की ओर लौटो यह किसका नाम? दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। और बताइएगा सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक थी यह किसकी रचना थी? यह दयानंद सरस्वती की ही हो जाएगी। और सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? हिंदी भाषा में किया गया था। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से आप लोग के मध्य समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य ज्योग्राफी जो लुसेंट से दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा धौली और विष्णु गंगा का संगम क्या कहलाता है? विष्णु प्रयाग कहलाता है। धौली और विष्णु गंगा का संगम क्या कहलाता है? विष्णु प्रयाग कहलाता है। बताइएगा अलकनंदा और पिंडार का संगम क्या कहलाता है? कर्ण प्रयाग कहलाता है। और अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम क्या कहलाता है? रुद्र प्रयाग कहलाता है। और अलकनंदा और भागीरथी का संगम क्या कहलाता है? यह देव प्रयाग कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है? क्या चिनाब नदी हो जाएगी? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी हो जाएगी? चिनाब नदी हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बताइएगा भागीरथी नदी जिसका ये जो है ये मुख्य धारा गंगा की मुख्य धारा है, इसका जो उद्गम है वह कहां से होता है? यह गंगोत्री हिमानी से गंगा का उद्गम होता है। और यह उत्तर काशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है। बताइएगा गंगा नदी का नाम गंगा किसके बाद पड़ता है? यह देव प्रयाग के पश्चात पड़ता है। किसके बाद पड़ता है? देव प्रयाग के पश्चात गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। बताइएगा हरिद्वार के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करते हुए गंगा जो है पहले दक्षिण की ओर मुड़ती है और फिर किस दिशा की ओर मुड़ती है? दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ती है और फिर पूर्व की ओर बहने लगती है। बताइएगा गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? यह पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? यह पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। और बताइएगा ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदी कौन कौन सी नदियां हो जाएगी? लोहित नदी हो जाएगी। लोहित नदी जो हो जाएगी वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाएगी। जो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। और बताइएगा पावना के पूर्व में गोलकुंडा के पास पद्मा से मिलती है। और पद्मा और जो जमुना नदी है इसके संयुक्त संगम को क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। और मेघना की सहायक नदी कौन सी नदी हो जाएगी? यह बराक नदी हो जाएगी। मेघना की सहायक नदी कौन सी नदी हो जाएगी? बराक नदी हो जाएगी। और बराक नदी का जो है उद्गम कहां से होता है? मणिपुर के माउंट जानपो पहाड़ी से होता है। बराक नदी का उद्गम कहां से होता है? मणिपुर के माउंट जानपो पहाड़ी से होता है। बताइएगा
राजस्थान की एकमात्र नदी जो साल भर बहती है वो कौन सी नदी हो जाएगी? चंबल नदी हो जाएगी। राजस्थान की एकमात्र नदी जो सालों भर बहती है वो कौन सी नदी हो जाएगी? चंबल नदी हो जाएगी। बताइएगा चूलिया जलप्रपात जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में हो जाएगा। चूलिया जलप्रपात कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पूरी तरह राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी बिसलपुर बांध पर स्थित है? पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी बिसलपुर बांध पर स्थित हो जाएगी? या बनास नदी हो जाएगी? कौन सी नदी हो जाएगी? बनास नदी, हाँ सहायक नदी हो जाएगी। बताइएगा कौन सी नदी भारत में लद्दाख के लेह जिले से होकर बहती है? या सिंधु नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? सिंधु नदी हो जाएगी। भारत व पाकिस्तान जो है वह सिंधु नदी जल समझौता की समझौता संधि के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी तथा उसके सहायक नदी झेलम एवं चिनाब के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत प्रयोग करेगा? या 20% करेगा, बाकी 80% पाकिस्तान को छोड़ देगा। बताइएगा रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच कौन सी नदी बहती है? या सावित्री नदी बहती है। रायगढ़ एवं रत्नागिरी के मध्य कौन सी नदी बहती है? सावित्री नदी बहती है। और रायगढ़ और रत्नागिरी की पहाड़ियां किस राज्य में हो जाएगी? महाराष्ट्र में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? महाराष्ट्र में हो जाएगी। बताइएगा कौन सी नदी जो है उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है जो गोदावरी और ऋषिकुल्या नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है? या वंशधारा नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? वंशधारा नदी जो है उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है जो गोदावरी और ऋषिकुल्या नदी के बीच बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बताइएगा मूसी नदी जो है वह किस नदी की सहायक नदी है? या कृष्णा की हो जाएगी। मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी हो जाएगी? कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी। और बताइएगा जुड़वा शहरों की उपमा किन किन शहरों को दी गई है? हैदराबाद सिकंदराबाद हो जाएगा। और हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? मूसी नदी के किनारे हो जाएगी। और बिहार का जो है जुड़वा शहर किस किस को कहा गया है? लहरियासराय और दरभंगा को कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा, लहरियासराय और दरभंगा को कहा गया है। बताइएगा गोवा की दो महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी नदियां हैं? मांडवी और जुआरी हो जाएगा। गोवा की दो महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी हो जाएगी? मांडवी एवं जुआरी हो जाएगी। और गोवा में अब शायद 3 जिले होने वाले हैं। एक जो नदी के नाम पे कुशावती करके कुछ है। बताइएगा केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है? या भरतपुजा हो जाएगी। केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी हो जाएगी? भरतपुजा हो जाएगी। और बताइएगा दक्षिण का कश्मीर की उपमा किस राज्य को दी गई है? केरल को ही दी गई है। और बताइएगा शांत घाटी जो है वह किस राज्य में स्थित है? केरल में ही स्थित है। और बताइएगा डेथ वैली अर्थात मृत्यु घाटी जो है वह कहाँ अवस्थित है? यह कैलिफोर्निया अमेरिका में हो जाएगी। डेथ वैली कहाँ हो जाएगी? कैलिफोर्निया अमेरिका में डेथ वैली अवस्थित है। बताइएगा भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी झील है? या चिल्का झील हो जाएगी। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी झील हो जाएगी? चिल्का झील हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भरतपुजा नदी जो है वह किसकी पहाड़ियों से कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? भरतपुजा नदी जो है वह कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? या अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है। किससे निकलती है? अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। और इसे पोनानी के नाम से जाना जाता है। और पेरियार जो है वह केरल की कौन सी नदी हो जाएगी? दूसरी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। पहली बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? भरतपुजा। और दूसरी कौन सी हो जाएगी? पेरियार हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी झील हो जाएगी? या वूलर झील हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। और यह किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और बताइएगा तुलबुल परियोजना जो है वह किस झील पे अवस्थित है? यह झेलम नदी पे स्थित है। वूलर झील इसी पे स्थित है। सॉरी उल्टा हो गया। वूलर झील जो है तुलबुल परियोजना पे स्थित है। और तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पे स्थित हो जाएगा? झेलम नदी पे हो जाएगा। बताइएगा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी झील हो जाएगी? गोविंद वल्लभ पंत सागर हो जाएगी। और गोविंद वल्लभ पंत जो थे वह उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे। जो उत्तर प्रदेश को पहले मध्य प्रांत के रूप में जाना जाता था। संयुक्त प्रांत हो जाएगा। हाँ संयुक्त प्रांत। बताइएगा पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? इन्हें बॉल्सन कहा जाता है। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या कहा जाता है? बॉल्सन कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों ज्योग्राफी के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा
समता या समानता का अधिकार जो है वह कैसा अधिकार हो जाएगा? यह मौलिक अधिकार हो जाएगा। और मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3 में हो जाएगा। और भाग 2 में किसका उल्लेख हो जाएगा? नागरिकता का उल्लेख हो जाएगा। और भाग 1 में किसका उल्लेख है? संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों में है? 19 से 22 में हो जाएगा। 19 से 22 जाइएगा। स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 19 से 22 में का उल्लेख हो जाएगा। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख हो जाएगा। और बताइएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 39 के घ में इसका उल्लेख हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों में इसका उल्लेख हो जाएगा? 25 से 28 हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेदों में हो जाएगा? 25 से 28 में हो जाएगा। और बताइएगा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख यह अनुच्छेद 29 एवं 30 में हो जाएगा। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख किस में हो जाएगा? 29-30 में हो जाएगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में हो जाएगा। और अनुच्छेद 32 को किस महापुरुष के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? भीमराव अंबेडकर। और बताइएगा, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस व्यक्ति के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? पंडित, हाँ सही हो गया, पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 जो है वह किससे संबंधित हो जाएगा? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध हो जाएगा अनुच्छेद 15 में। और बताइएगा, अस्पृश्यता का जो है निषेध जो हो जाएगा, यह किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख हो जाएगा? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निषेध का उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 16 में हो जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता हो जाएगी। बताइएगा, 103वां संविधान संशोधन जो है यह कब हुआ था और यह किससे संबंधित हो जाएगा? यह 2019 में हो जाएगा। EWS से संबंधित हो जाएगा, जिनको 10% आरक्षण से संबंधित हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन। ऐसा बात नहीं बोलिए। बताइएगा, उच्च न्यायालय ने कब इंदिरा साहनी मामले में यह निर्धारित किया था कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों के आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होगी? यह 1992 में किया था। कब किया था? 1992 में इंदिरा साहनी मामले में यह निर्धारित किया गया था उच्च न्यायालय के द्वारा कि सरकारी नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव एवं जन्म स्थान, निवास या इससे किसी भी आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना ही विभेद होगा। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में हो जाएगा? अनुच्छेद 16 के 2 में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 16 के 2 में इसका उल्लेख हो जाएगा। तो साथियों, पॉलिटी के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब लुसेंट सीरीज के माध्यम से आगे की कड़ी में विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, एडी का संपूर्ण रूप क्या हो जाएगा? एडी का एनो डोमिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडी का संपूर्ण रूप एनो डोमिनी हो जाएगा। बताइएगा, एडीबी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा। एडीबी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा। और एडीबी की अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डिलिमा रूसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक की हो जाएंगी। एडीबी हाँ सही हो जाएगा, मसातो कांडा हो जाएंगी, एडीबी की अभी अध्यक्ष हो जाएंगी। बताइएगा, एड्स का अच्छा देख लेते हैं। एड्स का संपूर्ण रूप क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। और ये जो होता है रोरा वायरस करके है, रोया वायरस ऐसे कुछ है। बताइएगा, एपेक का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? एपेक का एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हो जाएगा। एपेक का संपूर्ण रूप क्या हो जाएगा? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हो जाएगा। बताइएगा, आसियान का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो जाएगा। आसियान का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो जाएगा। एटीएम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। एटीएम का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाता है। बताइएगा, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हो जाएगा। बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया हो जाएगा।
और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी, सही जवाब हो जाएगा। और आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? दुबई में हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बीएसएनएल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? भारत संचार निगम लिमिटेड हो जाएगा। बीएसएनएल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? भारत संचार निगम लिमिटेड हो जाएगा। बताइएगा सीआईडी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? सीआईडी का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हो जाएगा। सीआईडी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हो जाएगा। और सीएनजी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। और एलपीजी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। और डीडीए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाएगा। डीडीए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाएगा। और बताइएगा डीएनए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। डीएनए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। और आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या है? यह ऊर्जा हो जाएगी। प्रकाश एक प्रकार की क्या हो जाएगी? ऊर्जा हो जाएगी, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। और इसे हम शरीर के किस अंग से प्राप्त करते हैं? आंखों से प्राप्त करते हैं। और तरंग दैर्घ्य की सीमा प्रकाश की जो होती है वह कितना मध्य होती है? 3900 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सीमा कितनी होती है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस नियम के अनुसार कौन सा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है? गति का उष्मा गति का प्रथम नियम जो है ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। बताइएगा जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का ताप पूरी क्रिया में स्थिर रहे, उस परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहा जाता है? समतापी परिवर्तन कहा जाता है। ऐसा निकाय जिसमें कोई परिवर्तन न हो, इस प्रकार के निकाय का जो ताप होता है पूरी प्रक्रिया में स्थिर रहता है, इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? समतापी परिवर्तन कहा जाता है। बताइएगा यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार की प्रक्रिया के दौरान निकाय ना तो बाहरी माध्यम को उष्मा दे और ना ही उष्मा ले, इस परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहा जाता है? रुद्धोष्म प्रक्रम परिवर्तन कहा जाता है। कौन सा प्रक्रम कहा जाता है? रुद्धोष्म प्रक्रम परिवर्तन कहा जाता है। बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर यह किसके रूप में बदल जाती है? यह शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर यह किस रूप में परिवर्तित हो जाती है? शुष्क बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और इस परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहा जाएगा? रुद्धोष्म परिवर्तन कहा जाएगा। कौन सा परिवर्तन कहा जाएगा? रुद्धोष्म परिवर्तन कहा जाएगा। बताइएगा प्रकाश के कणिका मॉडल जो है वह किस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? या दकार्ते के द्वारा किया गया था। प्रकाश के कणिका मॉडल को किस व्यक्ति ने प्रस्तुत किया था? या दकार्ते के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और कब किए थे? 1637 में दकार्ते के द्वारा प्रकाश के कणिका मॉडल को प्रस्तुत किया गया था। और इसके इसका जो व्युत्पन्न नियम जो है वो उसको क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम कहा जाता है। इसके व्युत्पन्न को क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम। साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसके प्रयोग द्वारा यह दर्शाया गया कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम होती है? यह फूको के द्वारा दर्शाया गया था। किसके द्वारा दर्शाया गया था? फूको के द्वारा। और यह कब इस प्रयोग को कब किए थे? 1850 में किए थे। कब किए थे? 1850 में। और इस प्रकार तरंग मॉडल की प्रागुक्ति को प्रदर्शित किया गया था। इस प्रकार किसको प्रदर्शित किया गया था? तरंग मॉडल की प्रागुक्ति को प्रस्तुत किया गया था। बताइएगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। और बताइएगा निर्वात में ध्वनि गमन कर सकती है कि नहीं कर सकती है? नहीं कर सकती है। ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बताइएगा कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। बताइएगा तारपीन तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगी? 2.04 × 10⁸ हो जाएगी तारपीन तेल में। बताइएगा जल में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बताइएगा रॉक साल्ट एवं नायलॉन में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगी। रॉक साल्ट एवं नायलॉन में कितनी हो जाएगी? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बताइएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या
किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? या अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रभाव की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। और यह कब किए थे? 1921 नोबेल मिला था, 1905 में व्याख्या किए थे। इनको नोबेल कब मिला था? 1921 में इनको नोबेल प्राइज मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। बताइएगा किस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है? यह फोटोन सिद्धांत के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? फोटोन सिद्धांत के अनुसार। बताइएगा जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, इस प्रभाव को कौन सा प्रभाव कहा जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, इस प्रभाव को कौन सा प्रभाव कहा जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। और इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको कौन सा इलेक्ट्रॉन कहा जाता है? प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको कौन सा इलेक्ट्रॉन कहा जाता है? प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रकाश की चाल, दाब, ताप एवं घनत्व जो है वह किस माध्यम में स्वतंत्र होते हैं? या हवा में हो जाएंगे। हवा में प्रकाश की चाल, दाब, ताप एवं घनत्व जो होते हैं वह स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। किस अवस्था में रहते हैं? स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। बताइएगा वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है उनको कौन सी वस्तुएं कहा जाता है? प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। और वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वह दूसरे के प्रकाश से प्रकाश को परावर्तित करती है, वो कौन हो जाएगी? अप्रदीप्त वस्तुएं हो जाएंगी। कौन सी वस्तु हो जाएंगी? अप्रदीप्त वस्तुएं हो जाएंगी। वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें निकलती है उनको क्या कहा जाता है? पारदर्शक कहा जाता है। वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकलती है उनको क्या कहा जाता है? पारदर्शक कहा जाता है। और बताइएगा कांच जो है वह क्या हो जाएगा? पारदर्शक हो जाएगा। और इस कांच को ही अतिशीतित द्रव कहा गया। कांच को ही अतिशीतित द्रव कहा गया है। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य महेश बंडवाल द्वारा रचित कॉस्मोस फैब्रिकेशन का जो होमवर्क बायो के माध्यम से दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? जेट्रोफा का प्रयोग किया जाता है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? जेट्रोफा का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल जो है वह किससे प्राप्त किया जाता है? यह गन्ना एवं मक्का से प्राप्त किया जाता है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन इथेनॉल जो है वह किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ना एवं मक्का से प्राप्त किया जाता है। बताइएगा मक्का में व्हाइट बर्ड रोग जो होता है वह किसके कारण हो जाता है? जस्ता की कमी के कारण हो जाता है। किसकी कमी के कारण हो जाता है? जस्ता की कमी के कारण हो जाता है। और बताइएगा गन्ना में जो लाल फंगस रोग जो होता है वह किसके कारण हो जाता है? कवक के कारण हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? कवक के कारण हो जाता है। बताइएगा व्हाइट लेग हॉर्न जो है वह किसकी किस्म हो जाएगी? यह कुक्कुट अर्थात मुर्गियों की हो जाएगी। मुर्गियों की व्हाइट लेग हॉर्न किस्म हो जाएगी। और बताइएगा बर्ड फ्लू का सूत्र क्या हो जाएगा? H5N1 हो जाएगा। और स्वाइन फ्लू का सूत्र क्या हो जाएगा? H1N1 हो जाएगा। स्वाइन फ्लू का क्या हो जाएगा? H1N1 और बर्ड का क्या हो जाएगा? H5N1 हो जाएगा। और ये दोनों जो रोग होते हैं वह किसके कारण होते हैं? विषाणु से होते हैं। और विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? इवान विस्की के द्वारा की गई थी। और इन्होंने किस में खोजा था? मोजेक वायरस को खोजा था। तंबाकू में, टोबैको में मोजेक वायरस को खोजा था। बताइएगा दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह श्वेत चींटी के रूप में जाना जाता है। दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? श्वेत चींटी के नाम से जाना जाता है। और बताइएगा कीट पतंग जो होते हैं वह किस संघ में आते हैं? ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। और जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा हो जाएगा? ऑर्थोपोडा ही हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा हो जाएगा? मोलस्का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा धारा रेखीय जो शरीर होता है वह किनका होता है? मछलियों का होता है। और जिनमें रक्त परिसंचरण जो होता है वह एक दिशीय होता है। और मछलियों के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। बताइएगा नेको नामक संस्था किससे संबंधित है? नेको यह एड्स से संबंधित हो जाएगी। नेको नामक संस्था किससे संबंधित हो जाएगी? एड्स से संबंधित हो जाएगी। और एड्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। रोबो वायरस करके कुछ है या रोको वायरस ऐसे ही है।
बताइएगा CDRI जो है वह कहाँ स्थित है? CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यह लखनऊ में हो जाएगा। और CBDT की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हो जाएगी। CBDT की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। बताइएगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वह किस मंत्रालय के अधीन आता है? या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वह किसके अंतर्गत आता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बताइएगा ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पादपों की वृद्धि मापने के लिए किया जाता है। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पादपों की वृद्धि मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और बताइएगा स्पीडोमीटर यंत्र से क्या मापते हैं? वाहनों की गति को मापते हैं। ओडोमीटर से दूरी मापी जाती है। सर जी ओडोमीटर से क्या मापी जाती है? दूरी मापी जाती है। और स्पीडोमीटर से क्या मापी जाती है? गति मापी जाती है वाहनों की। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हेरोइन या नेस्कापिन जो है वह किस पादप से निर्मित किया जाता है? पोपीपोस्ता। अफीम के पोपीपोस्ता से क्या प्राप्त किया जाता है? हेरोइन या नोस्कापिन प्राप्त किया जाता है। बताइएगा बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए कौन से जंतु जो है वो उपयोगी होते हैं? या मधुमक्खियां हो जाएंगी। और मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। और फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर या एंथोलॉजी भी कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर या एंथोलॉजी भी कहा जाता है। बताइएगा मधुमक्खी जो है वह कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानती है? या नृत्य के माध्यम से पहचानती है। मधुमक्खी अपने सदस्यों को किस माध्यम से पहचानती है? नृत्य के माध्यम से पहचानती है। बताइएगा टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? या पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से संभव हो पाता है। टमाटर के बीज रहित फलों का उत्पादन किस प्रकार संभव हो पाता है? पुष्पों में हार्मोन के छिड़काव से होता है। और टमाटर का कौन सा टमाटर फल का कौन सा जो भाग है वो उपयोग में लाया जाता है? संपूर्ण फल वृद्धि हो जाएगा। संपूर्ण फल वृद्धि हो जाएगा। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल से हम ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस में करते हैं? कपड़ों पे जंग के जो धब्बे लग जाते हैं उसको हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। बताइएगा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पौधों को उगाने के लिए किस प्रयोग को किया जाता है? पौधों को उगाने के लिए पॉली हाउस प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रयोग किया जाता है? पॉली हाउस प्रयोग किया जाता है। बताइएगा वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? इसके तनों में निर्मित वलयों की गिनती के पश्चात हम है ना वृक्ष की आयु की गणना कर सकते हैं। तनों में निर्मित वलय जो काट दिएगा ना तो बीच में जो वलय होता है उसकी गिनती करिएगा तो वह वृक्ष उतने वर्षों का होता है। बताइएगा मधुमक्खी की भाषा की पहचान करने के लिए किस व्यक्ति को जो है नोबेल प्राइज दिया गया था? यह कार्ल वॉन फ्रिस्को को दिया गया था। किसको दिया गया था? फ्रिस्को को दिया गया था 1973 में। कार्ल वॉन फ्रिस्को को दिया गया था। बताइएगा अंगोरा ऊन जो है वह किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश से प्राप्त किया जाता है। और बताइएगा पश्मीना शॉल जो है वह उसका जो ऊन होता है वह किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? चीरू नामक जंतु से प्राप्त किया जाता है। चीरू ही है। भेड़ बकरी की किस्म है। बताइएगा उच्च वर्गीय पौधों में कौन सा जीवित उत्तक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? या फ्लोएम करता है। उच्च वर्गीय पौधों में कौन सा जीवित उत्तक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? या फ्लोएम करता है। बताइएगा पेसमेकर जो यंत्र है वह इस पेसमेकर किसके नाम से जाना जाता है? एसएन नोड के नाम से जाना जाता है। और पेसमेकर यंत्र का प्रयोग किस अंग के सामंजस्य के लिए किया जाता है? या हृदय के सामंजस्य के लिए किया जाता है। और ईसीजी परीक्षण जो होता है वो मानव शरीर के किस अंग के लिए किया जाता है? हृदय के लिए किया जाता है। जिसका संपूर्ण रूप हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगा। ग्राम हो जाएगा। इसका ग्राम हो जाएगा। ईईजी जो होता है मस्तिष्क के सम्मिलित उसका होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम हो जाएगा। ग्राफ हो जाएगा उसका ग्राफ क्योंकि उसका देखते हैं ना मस्तिष्क वाला में ग्राफ इसमें ग्राफ होगा। हाँ इसमें हृदय हृदय में नहीं देखते हैं लकीर बना रहता है इसलिए ग्राफ हो जाएगा। सही बोले गिर जाए कि निकल ले बंद हो जाएगा तो बातें खत्म है। बताइएगा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? या हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। बताइएगा स्वान उपजाति जो है वो
वो कौन सी उपजाति है? यह श्वान की कौन सी उपजाति है जो भौंकने में असमर्थ हो जाएगी? या डिंगो है। श्वान तो स्वयं कुत्ता ही होता है। डिंगो प्रजाति जो है ना श्वान की, वह भौंकने में असमर्थ होती है, डिंगो प्रजाति। बताइएगा घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा हो जाएगा? किंग कोबरा हो जाएगा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा हो जाएगा? किंग कोबरा हो जाएगा। बताइएगा बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? बीज प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? यह पोस्ता में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पोस्ता में। बताइएगा ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किसके लिए करता है? वसा संग्रहण के लिए करता है। और ऊंट जो है पानी का संचयन कहाँ करता है? आंत में करता है। ऊंट पानी का संचय जो है अपने शरीर में कहाँ करता है? आंत में करता है। सही जवाब हो जाएगा। और वसा का संचयन कहाँ करता है? संचय यह कुबड़ में करता है। बताइएगा कहाँ की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है? यह यूएसए की सेना। और अभी हाल फिलहाल में जो है ना वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अरेस्ट कर लिया है, मादुरो को। और इनके जगह पर जो है दिल से रॉड्रिगेज को बनाया गया राष्ट्रपति। और अभी हाल फिलहाल में द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया जो मस्टर्ड गैस का जो रसायन था ना, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है राष्ट्र संघ के द्वारा। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो बायो दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य इकोनॉमिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बताइएगा जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस आधार पर किया जाता है? यह शिशु मृत्यु दर पे किया जाता है एवं साक्षरता पे। किस पे आधारित होता है जीवन की भौतिक गुणवत्ता? यह शिशु मृत्यु दर एवं साक्षरता पे हो जाएगा। बताइएगा बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? 29% हो गई है। भारत में 25 हो जाएगा घट के, और बिहार में 29% हो गया है। बताइएगा ब्रेटन वुड समझौते के फलस्वरूप किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई है? यह IMF एवं वर्ल्ड बैंक की हुई है। IMF एवं वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड समझौते के फलस्वरूप हुई है। बताइएगा रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा जो है वह किस समिति ने की थी? विवेक देवराय समिति के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? विवेक देवराय समिति के द्वारा की गई थी। बताइएगा भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? मोरारजी देसाई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोरारजी देसाई। बताइएगा निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? या यूएसए से ली गई है। और बताइएगा भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? यह वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और बताइएगा भारत का पहला अंतरिम बजट जो है किसने और कब प्रस्तुत किया था? यह मोरारजी देसाई के द्वारा 1962-63 में किया गया था। और बताइएगा भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? निर्मला सीतारमण हो जाएगी। और भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? 1 फरवरी को। प्रतिवर्ष 1 फरवरी को भारत में बजट प्रस्तुत किया जाता है। बताइएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आर शनमुगम सेठी के द्वारा किया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? आर शनमुगम सेठी के द्वारा किया गया था। और गणतंत्र भारत का जो हो जाएगा वो हो जाएंगे जॉन मथाई के द्वारा। जॉन मथाई कौन से मंत्री थे? रेल मंत्री हो जाएंगे। बताइएगा केंद्रीय बजट में चालू खाते के व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी मद हो जाएगी? ब्याज भुगतान हो जाएगी। केंद्रीय बजट में चालू खाते के व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी हो जाएगी? ब्याज भुगतान हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? राजकोषीय घाटे का होता है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? राजकोषीय घाटे का सर्वाधिक योगदान होता है। बताइएगा भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? या VP सिंह के द्वारा की गई थी। भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा जो है वह किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? VP सिंह के द्वारा की गई थी। और बताइएगा यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर हो जाएगा? राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाएगा। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर हो जाएगा? राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाएगा। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो भी होमवर्क दिया गया था बायो एवं इकोनॉमिक्स के माध्यम से वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का जो क्विक साइंस था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा यीस्ट जो है वह किस विधि के द्वारा जनन करते हैं? मुकुलन के द्वारा करते हैं। यीस्ट किस विधि के द्वारा जनन करते हैं? या मुकुलन विधि के द्वारा। बताइएगा किसकी कोशिका से छोटी छोटी कलिकाओं की तरह उभार
या मुकुलन बनते हैं, या यीस्ट की कोशिकाओं से भी होता है। किसकी कोशिकाओं से? छोटी छोटी कलिकाओं की तरह उभार या मुकुलन बनते हैं, यीस्ट की कोशिकाओं से ही होती है, जो कोशिकाओं से अलग होकर नई यीस्ट की रचना करती है। बताइएगा शैवाल जो है वह किस विधि के द्वारा जनन करते हैं? या खंडन के कारण, खंडन के विधि के द्वारा जनन करते हैं। शैवाल किस विधि के द्वारा जनन करते हैं? खंडन विधि के द्वारा जनन करते हैं। बताइएगा कवक में जो है जनन किस विधि के द्वारा होता है? बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है। कवक में जनन किस विधि के द्वारा होता है? बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हरिता यानी मॉस और फर्न जैसे पादप में किस विधि के द्वारा जनन होता है? यह बीजाणु के द्वारा होता है। कवक, फर्न एवं मॉस में जो होता है वह किस विधि के द्वारा जनन होता है? बीजाणुओं के द्वारा। और कवक में किसके द्वारा होता है? बीजाणु निर्माण के द्वारा। बताइएगा लैंगिक जनन से पादपों में किसका निर्माण होता है? नए बीजों का निर्माण होता है। लैंगिक जनन से पादपों में किसका निर्माण होता है? नए बीजों का निर्माण होता है। बताइएगा पादप के जनन भाग के लिए कौन सा अंग अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है? यह पुष्प हो जाएगा। पादप के जनन भाग के लिए महत्वपूर्ण अंग कौन सा हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। और पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग हो जाएगा। बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। 4 भाग हो जाते हैं पुष्प के। कौन कौन से हो जाते हैं? बाह्यदल, दल पुंज और उसके बाद आपका पुंकेसर और स्त्री केसर हो जाएगा, जिसमें पुंकेसर को है ना स्टीमैन कहा जाता है, और उसके बाद आपको स्त्री केसर को कार्पल्स कहा जाता है। स्त्री केसर को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? कार्पल्स। और पुंकेसर को क्या कहा जाता है? स्टीमैन कहा जाता है। अंग्रेजी भी नाम याद रखिएगा, कभी कभी देखने को मिल जाए। बताइएगा अंडक के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? अंडक के अंडाशय, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र हो जाएंगे। अंडक के प्रमुख 3 भाग कौन कौन से होते हैं? अंडाशय, वर्तिका हो जाएगा। और ये जो होता है ना अंडक जो होता है वो पादप के निचले भाग में जो उभरा हुआ भाग होता है ना वही होता है। बताइएगा जब परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? परागन कहा जाता है। जब परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो क्या कहा जाता है? परागन कहा जाता है। और बताइएगा केसर जो है वह किससे प्राप्त किया जाता है? या वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। केसर जो है किससे प्राप्त किया जाता है? वर्तिकाग्र से ही प्राप्त किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जब किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के अथवा अन्य उस पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है तो इस परागकण को कौन सा परागकण कहा जाता है? स्वपरागन कहा जाता है। कौन सा परागन कहा जाता है? स्वपरागन कहा जाता है। बताइएगा जब एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है तो उसको क्या कहा जाता है? परपरागन कहा जाता है। कौन सा परागन कहा जाता है? परपरागन कहा जाता है। बताइएगा अधिकांश पुष्पीय पौधे जो हैं वह किसको परागन कारक के रूप में इस्तेमाल करते हैं? या जंतुओं को करते हैं। किसको करते हैं? जंतुओं को। अधिकांश पुष्पीय पौधे जो हैं जंतुओं को परागन कारक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मधुमक्खी, तितली, मक्खी, बीटल, तितैया वगैरह हो जाएंगे। बताइएगा पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ कौन होते हैं? या पादप हार्मोन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पादप हार्मोन हो जाएंगे। बताइएगा ऑक्सीन, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स जो हो जाएगा या पादप का कैसा हार्मोन हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। कैसा हार्मोन हो जाएगा पादपों में? वृद्धि हार्मोन। ऑक्सीन, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स हो जाएगा। बताइएगा एब्सिसिक एसिड का जो है पादप में महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? वृद्धि अवरोध करना। क्या हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड का पादप में महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? वृद्धि दर को रोकना हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पौधे के ऊपरी सिरों पर कौन से हार्मोन निर्मित होते हैं? ऑक्सीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑक्सीन हो जाएगा। और बताइएगा किसी गन्ने के ऊपरी सतह को काट देने पर उसमें जो विकास होता है उसको यह किस विभुजोतक के कारण संभव हो पाता है? अंतर्वेशीय विभुजोतक के कारण संभव हो पाता है। और पादपों के शीर्ष में कौन सा विभुजोतक उपस्थित होता है? शीर्ष विभुजोतक उपस्थित हो जाता है। और तनों की मोटाई में कौन सा विभुजोतक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है? पार्श्व विभुजोतक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पार्श्व विभुजोतक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्तनों के विकास में। सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों दृष्टि पब्लिकेशन के माध्यम से जो बायो का होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का रेलवे का जो सामान्य अध्ययन स्पेशल दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा मायोपिया किस दृष्टि दोष को कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। मायोपिया किस दृष्टि दोष को कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। और इस डिजीज को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। और हाइपरमेट्रोपिया किसको कहा जाता है? दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है। बताइएगा दूरदृष्टि दोष में
निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है नहीं दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती है। जो दृष्टि दोष रहेगा वो दिखेगा, उसका विपरीत नहीं दिखेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। बताइएगा कुछ बहुकोशिकीय सजीव जैसे राइजोप्स, मशरूम और एस्परजिलस इत्यादि जो होते हैं वह किस प्रकार से जनन करते हैं? या प्रजनन बीजाणु के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? बीजाणु के द्वारा करते हैं। बताइए किसी वस्तु का संवेग वस्तु के किन किन आधारों पर निर्भर करता है? द्रव्यमान एवं वेग पे करता है। किस पे करता है? द्रव्यमान एवं वेग पे निर्भर करता है। बताइएगा पीवीसी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीवीसी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। और इसका कोटिंग किस पे किया जाता है? तारों पे किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। और लाइव तार का रंग कैसा होता है? लाल लाल हो जाएगा। लाल हो जाएगा। हाँ। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 4 और 5 में कितने उपधातु हैं? दो उपधातु हो जाएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 4 और 5 में प्रत्येक में कितने उपधातु हो जाएंगे? दो उपधातु दोनों में हो जाएंगे। और बताइएगा लेंथेनाइड जो है वह किस आवर्त में उपलब्ध है? 7वें आवर्त में हो जाएगा। एक्टिनाइड में 6ठा में नहीं, लेंथेनाइड 6ठा में हो जाएगा। एक्टिनाइड 7वां में हो जाएगा। आवर्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। सही जवाब। पहले लेंथेनाइड तब एक्टिनाइड, इसलिए लेंथेनाइड जो हो जाएगा 6ठे आवर्त में हो जाएगा, जिसमें 57 से लेके 71 तक तत्व मौजूद होते हैं। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में किस उपधातु को अंतिम उपधातु के रूप में रखा गया है? या पोलोनियम को रखा गया है। किसको रखा गया है? पोलोनियम को रखा गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान का जो स्वरूप होता है उसको क्या कहा जाता है? इसे घनत्व कहा जाता है। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर जो द्रव्यमान का स्वरूप होता है उसको क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। और घनत्व जिसका कम रहेगा वो कहाँ रहेगा? ऊपर तैरेगा, और जिसका अधिक रहेगा वो नीचे रहेगा। और बताइएगा पारे में लोहे की कील डुबोने पर उसका व्यवहार कैसा प्रदर्शित होगा? वो तैरेगा। लोहे की कील जो हो जाएगी वो पारे द्रव पे तैरती रहेगी, क्योंकि पारा का घनत्व जो हो जाएगा लोहे के घनत्व से अधिक हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अच्छा ठीक है। बताइएगा हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और बताइएगा तापमान को केल्विन पैमाने में से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए उसको क्या किया जाता है? 273 केल्विन, 273 को जो है ना उसमें से घटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। और सेल्सियस से केल्विन में बदलने पे क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सही जवाब हो जाएगा। और एफ सी और के के मध्य संबंध को बताइए तो F - 32/180 बराबर C/100 बराबर K - 270/100 हो जाएगा। काट के आप लोग कर लीजिएगा मैथ। आलोक जी बताइएगा उभयचर जो होते हैं वो पानी में किसके द्वारा सांस लेते हैं? उभयचर या त्वचा के द्वारा लेते हैं। उभयचर जो है पानी में जो मौजूद होते हैं तो किसके द्वारा सांस लेते हैं? त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। बताइएगा उभयचर एवं अधिकांश सरीसृपों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? 3 कक्षीय हृदय हो जाएंगे। और बताइएगा मगरमच्छ में हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अपवाद में बताइएगा धातु जो होते हैं वो विद्युत के क्या हो जाएंगे? अच्छे सुचालक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अच्छे सुचालक हो जाएंगे, क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। बताइए मनुष्य की आवाज की ध्वनि कंपन के द्वारा किससे उत्पादित होती है? यह वोकल कोड के माध्यम से उत्पादित होती है। किसके माध्यम से उत्पादित होती है? वोकल कोड के माध्यम से उत्पादित होती है। बताइए किसी माध्यम में जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। और प्रकाश का जो है वह तापमान बढ़ाइएगा तो बढ़ जाएगा ध्वनि का वेग। और प्रकाश में अगर प्रकाश जो है वह एक सेकंड सुनिए ना, प्रकाश पे जब ताप का प्रभाव डालेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रकाश पे ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य स्पीडी करंट स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा
बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है? या 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का जो थीम था वो क्या हो जाएगा? प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ। प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ इसका थीम हो जाएगा। बताइएगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 11 मई को मनाया जाता है। बताइए विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। इसे जवाब हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। बताइएगा विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 2025 में इसका थीम क्या था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का? विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हो जाएगा। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हो जाएगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व टीबी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस किस को मनाया जाता है? 24 मार्च को। और टीवी से संबंधित आपको पूछ देगा थीम क्या हो जाएगा 2025 का थीम टीवी दिवस के लिए? हाँ हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं। हाँ हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं। बताइएगा किसने नई दिल्ली में संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? यह विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। किसने नई दिल्ली में संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया। और एस जयशंकर के द्वारा जो अभी हाल फिलहाल में जो पुस्तक जो है उसका विमोचन किया गया था, यह कौन सी पुस्तक हो जाएगी? वाई इंडिया मैटर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वाई इंडिया मैटर्स हो जाएगी। बताइएगा किस देश ने भारत की मलक्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? यह सिंगापुर के द्वारा किया गया। किस देश ने भारत की मलक्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? यह सिंगापुर के द्वारा किया गया। और बताइएगा हाल ही में किस देश के द्वारा अपने द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया गया है? सिंगापुर के द्वारा ही कर दिया गया है। बताइएगा किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारिकों के लिए विश्राम गृह की परियोजना शुरू की है? केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की गई। बताइएगा नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? 2047 विकसित भारत हो जाएगा एकदम। बताइएगा असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहां होने वाले गंगे सुरसीन महोत्सव के लिए चुना गया है? या पेरिस फ्रांस के लिए चुना गया? बताइएगा किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? किस संस्था के द्वारा? उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की गई है किस संस्था के द्वारा? ये DRDO के द्वारा की गई है। बताइएगा किसकी स्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? अरुंधति रॉय का हो जाएगा। अरुंधति रॉय की एक और पुस्तक हो जाएगी द गॉड ऑफ पीस हो जाएगी। बताइएगा किस राज्य 1997 में मिला। बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? यह उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा की गई है। और यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी गई है? 10 लाख कर दी गई। यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10 लाख रुपए कर दी गई है। बताइएगा किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस 7 सितंबर को मनाने की घोषणा की? यह ब्राजील के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई? ब्राजील के द्वारा स्वतंत्रता दिवस 7 सितंबर को। बताइएगा पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जो है वह किस देश के द्वारा जीता गया था? भारत के द्वारा जीता गया था। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? यह भारत के द्वारा जीता गया था। बताइएगा किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? यह लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को किया गया है। किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? यह लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को किया गया है। बताइएगा इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जो है वह किस व्यक्ति के द्वारा जीता गया है? यह मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसके द्वारा जीता गया है? मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया है। बताइएगा किसे उसके वृत्तचित्र सॉन्ग्स ऑफ
फॉरगॉटेन ट्रीज के लिए ओरिजिनेटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। यह अन्नपूर्णा रॉय को मिला है। किनको मिला है? अन्नपूर्णा रॉय को मिला है। बताइएगा किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? यह छत्तीसगढ़ के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई है? छत्तीसगढ़ के द्वारा की गई है। बताइएगा भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 80.9 हो गई है। और बिहार सरकार के द्वारा जो है साक्षरता दर कितना प्रदर्शित किया गया? बिहार की साक्षरता दर 70.9 हो जाएगा, लगभग अप्रोक्स 71 हो जाएगा। 70.9 साक्षरता दर बिहार सरकार के द्वारा प्रदर्शित की गई बिहार की। बताइएगा 9 सितंबर 2025 को किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? कैमल इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2025 में। यह यूनिस अहमद को किया गया। किनको किया गया है? यूनिस अहमद को किया गया। बताइएगा टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? यह तेजस्वी मनोज को चुना है। किसको चुना है? टाइम ने किड ऑफ द ईयर तेजस्वी मनोज को चुना है। बताइएगा आरबीआई ने किसके सम्मान में 100 रुपए मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? डॉक्टर भूपेन हजारिका। डॉक्टर भूपेन हजारिका संबंध किस क्षेत्र से हो जाएगा? कला क्षेत्र से हो जाएगा। किस क्षेत्र से हो जाएगा? कला क्षेत्र से हो जाएगा। बताइएगा किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया। और 82 भूमि का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। और किस महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महादेश में ही हो जाएगा। बताइएगा विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिक शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? अभिमन्यु मिश्रा हो जाएंगे। और यह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हो जाएंगे। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक कौन हो जाएंगे? अभिमन्यु मिश्रा, जिन्होंने विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिक शतरंज में हराया है। और बताइएगा शतरंज के खेल में बोर्ड में खांचों की संख्या कितनी है? 64 हो जाएगी। और किस एशियाई देश ने शतरंज खेल पर प्रतिबंध लगा दिया? अफगानिस्तान के द्वारा लगा दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसे? यह भूपेंद्र यादव को किया गया। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री हो जाएंगे भूपेंद्र यादव। बताइएगा किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है? यह राजस्थान में किया गया। किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है? यह राजस्थान में किया गया। और किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा कौन सा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? आदि शक्ति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आदि शक्ति हो जाएगा। बताइएगा ट्राइबल गेम्स जो 2026 में होगा इसका शुभांकर किसे घोषित किया गया है? यह मोरवीर को किया गया है। ट्राइबल गेम्स 2026 जो होगा इसका शुभांकर किसे घोषित किया गया है? मोरवीर को किया गया। और ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किया जाएगा। बताइएगा किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? यह गुजरात के राज्यपाल हो जाएंगे। बताइएगा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? स्विट्जरलैंड को। भारत को कौन सा 63वां स्थान प्राप्त हुआ है? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। बताइए दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? लैरी एलिसन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति? लैरी एलिसन हो जाएंगे। ये 2025 के अनुसार हो जाएगा, सितंबर माह के अनुसार। बताइएगा IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? दुबई। यह दुबई में खोला। ज्ञान भारतम पोर्टल जो है वह किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएंगे। बताइएगा नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? सुशीला कार्की हो जाएंगी। बताइएगा किन दो शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाणन पत्र प्रदान किया गया है? उदयपुर और इंदौर को प्रदान किया गया। उदयपुर और इंदौर को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाणन पत्र प्रदान किया गया है। बताइएगा भारतीय नौसेना ने कहा INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है? गुरुग्राम में किया। कहाँ किया है? गुरुग्राम में INS अरावली को नौसेना में शामिल किया गया। बताइएगा PM मोदी ने बैराबंकी सेरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? यह मिजोरम में हो जाएगा। बैराबी और सेरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? मिजोरम में किया। और सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन कौन था? रांगपो हो जाएगा। रांगपो रेलवे स्टेशन सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा
दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा हो गया है? एम्स दिल्ली हो जाएगा। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन हो जाएगा? एम्स दिल्ली हो जाएगा। तो साथियों, आज के जो होमवर्क सीरीज से जो ग्रुप डिस्कशन चल रहा था वो यहीं पर समाप्त कर दिया गया है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है, आप लोगों के लिए एक लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। डेड हिट शब्द जो है वह किस खेल से संबंधित है? डेड हिट शब्द जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अधिक संख्या में अवश्य दीजिएगा। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो कमेंट माध्यम से प्यारा सा दिल भेजने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। उससे लिंक से जुड़ने के पश्चात आपको जो है होमवर्क प्रत्येक दिन पूर्व में ही मिल जाएगा, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और या सुनते हैं तो आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा, फिर अगले सेशन में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय बिहार।